हेलो दोस्तों। तो आइए आज हम लोग जानेंगे सम्राट अशोक और उनके परिवार के बारे में। अशोक और उनका परिवार विश्व इतिहास में सिकंदर, सीजर, नेपोलियन जैसे विजेता हुए, मगर किसी को भी इतिहास में वो स्थान प्राप्त नहीं है जो सम्राट अशोक को प्राप्त है। एक ऐसा सम्राट जिन्होंने तलवार का त्याग विजित होने पर नहीं बल्कि विजेता होने पर किया। H.G. वेल्स ने लिखा कि इतिहास में वर्णित हजारों राजाओं और महाराजाओं के बीच देवानाम्पीय अशोक का नाम एक चमकदार नक्षत्र की भांति अकेला चमक रहा है। वोल्गा से लेकर जापान तक आज भी उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। चीन, तिब्बत तथा भारत भी उनके बड़प्पन का बखान करते हैं। अशोक के ज़माने में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, तब गण व्यवस्था थी, मगर इतिहासकार अशोक को कभी क्षत्रिय तो कभी शूद्र बताए जाने की खोज में लगे रहते हैं और निरर्थक इतिहास के पन्ने खर्च करते हैं। जो वर्ण व्यवस्था सम्राट अशोक के समय में नहीं थी, उसे खोजने की कोशिश जातिवादी मानसिकता का द्योतक है। तब गण व्यवस्था थी और अशोक मौर्य गण से आते थे, मगर इतिहासकार पुराणों को आधार बनाकर उन्हें शूद्र बनाने पर तुले हुए हैं। मौर्य राजवंश की उत्पत्ति में इतिहासकार विष्णु पुराण और विष्णु पुराण की टीका का भरपूर इस्तेमाल करते हैं तथा उनके साक्ष्य से साबित करते हैं कि अशोक का राजवंश शूद्र था। वे ये मानकर चलते हैं कि विष्णु पुराण काफ़ी प्राचीन है, इसीलिए इसका सबूत भी मजबूत है। मगर विष्णु पुराण की टीका की बात छोड़िए, खुद विष्णु पुराण में कैंकिल राजाओं आई, लाओ और खोतानी जैसे अनेक भाषा ग्रंथ अपने अपने ढंग से सुनाते हैं। कोई उनकी माँ का नाम सुभद्रांगी तो कोई धम्मा बताता है। उसी हर प्रकार अशोक की पत्नी का नाम अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मिलता है। कहीं देवी तो कहीं पद्यावती तो और कहीं तिष्य रक्षिता मिलता है। मगर यह कि अशोक की रानी के अभिलेख में उनकी पत्नी का नाम कालुवाकी मिलता है, जो तीवल की माँ थी। हमारे यहाँ तिष्य रक्षिता को लेकर अनेक साहित्य रचे गए, लेकिन कालुवाकी को लेकर साहित्य में कोई हलचल नहीं है, जबकि कालुवाकी का ही पुरातात्विक सबूत हमारे पास है। चूँकि कालुवाकी नाम आर्य मूलक नहीं है, इसकी सज़ा कालुवाकी को साहित्य बाहर कर दी गई। दुर्भाग्यवश अशोक के अभिलेख उनके जीवन की प्रारंभिक घटनाओं के विषय में मौन है। अतः अशोक के जीवन की प्रारंभिक घटनाओं को जानने के लिए हमें साहित्यिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। मगर ये साहित्यिक स्रोत अशोक के बारे में एक दूसरे से भिन्न जानकारियां उपलब्ध कराते हैं, जिससे सही तथ्य का पता लगाना कठिन हो जाता है। अशोकेतर अभिलेखों से अशोक के परिवार के कुछ एक सदस्यों का पता चलता है। श्रीलंका के एक मामूली स्तूप के एक मामूली पत्थर पर, जो अम्पारा जिले के राजागाला में स्थित है, इसका प्रमाण मिला है कि महिंद थेर श्रीलंका गए थे। धम्मलिपि और सिंहली भाषा में लिखा है कि ये स्तूप इदिका, इत्थिथिया थेर और महिंद थेर का है, जो इस भूमि के उज्ज्वल भविष्य के लिए यहाँ आए थे। लेकिन थेर महिंद श्रीलंका जाने से पहले पटना में कहाँ रहते थे, इसकी जांच लॉरेंस वाडेल ने 19वीं सदी के आखिरी दशक में की है। उन्होंने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ द एग्जैक्ट साइट ऑफ अशोकाज क्लासिक कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र 1892 में बताया है कि पटना में जो भिखना पहाड़ी नामक मोहल्ला है, वहीं एक कृत्रिम पहाड़ी पर महिंद थेर रहते थे। भिखना पहाड़ी मोहल्ला का नाम भिखना कुंवर के नाम पर पड़ा है और भिखना कुंवर वास्तव में भिक्खू कुमार महिंद थे। जब लॉरेंस वाडियल पटना आए, जांच के लिए पहुंचे थे, तब भिखना पहाड़ी पर भिखना कुंवर की पूजा होती थी। पटना का जो महेंद्र घाट है, वो भी महिंद थेर की स्मृति कराता है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में पानगुरारिया बौद्ध विहार है। पानगुरारिया में 2 शिलालेख और एक यष्टि लेख मौजूद हैं। इनकी भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी धम्मलिपि है। यष्टि लेख पर अशोक की बेटी संघमित्ता द्वारा दान दिए जाने का विवरण अंकित है, जिससे संघमित्ता की प्राताल्विक ऐतिहासिकता की पुष्टि होती है। यहाँ मौजूद अशोक के शिलालेख पर जो प्रमुख बात लिखी है, वो यहाँ की राजा जो पियदसी नाम से जाने जाते थे, उन्होंने एक बार उपनीत विहार में तब यात्रा की जब राजकुमार संब को मानेम देश की प्रशासनिक जिम्मेवारी दी। शिलालेख में लिखा है कि पियदसी नाम राजा कुमार संब मानेम दे से उपनीत विहार याताया। कुमार संब संभवतः अशोक के परिवार के जान पड़ते हैं और मानेम देश सीहोर का इलाका रहा होगा। अशोक के शिलालेखों से पता चलता है कि राजपरिवार के लोग जगह जगह पर पदस्थापित थे। सम्राट अशोक की एक बेटी चारुवती थी। वो नेपाल के राजकुमार देवपाल खत्तिय से व्याही गई थी। पति पत्नी दोनों बुद्ध मार्गी थे।
काठमांडू से सटे चाबहिल में चारुवती का स्तूप है। इसे आमतौर पर धंधो चैत्य कहा जाता है, लेकिन ये स्तूप चारुवती का ही है, इसका सटीक प्रमाण उपलब्ध नहीं था। साल 2003 में इस स्तूप का मरम्मत कार्य हो रहा था, तब 8.6 किलोग्राम की एक ईंट मिली। ईंट पर लिखा था चारुवती थूप, अर्थात ये चारुवती स्तूप का स्तूप है। लिखावट के ऊपर धम्मचक्र बना है। चारुवर्ती के जीवन के आखिरी दिन यहीं ने उसे बीते थे। फिलहाल ये ईंट नेशनल म्यूजियम, छावनी, नेपाल में रखी है। शिलालेखों में हमें अशोक विषयक साहित्यिक दास्तानों के प्रति सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि अनेक बौद्ध लेखकों ने अशोक का जो जीवन चरित्र लिखा है वो कल्पनाओं से खाली नहीं है। मिसाल के तौर पर दीपवंश तथा महावंश में जिक्र आता है कि अशोक ने 99 भाइयों की हत्या की, जबकि ऐतिहासिक और पुरातात्विक सबूत इसके खिलाफ है। राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा है कि अशोक ने एक लेख में, शिलालेख 5 में, अपने और अपने भाइयों के रनिवासों, ओरोधन का और अपनी बहनों के निवास कक्षों का उल्लेख किया है, जो पाटलिपुत्र में भी थे, हिंद पाटली पुतेचे, और बाहर के नगरों में भी थे, बहिरेसु च नगरेसु। इस अशोक ने इन रनिवासों की देखभाल के लिए धर्म महामात्र नामक विशेष पदाधिकारी नियुक्त किए थे। फाहियान ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि राजा अशोक का एक छोटा भाई था। अहेत पद प्राप्त कर वो गृध्रकूट पर्वत पर रहता था, एकांत और शांत स्थान में मग्न रहता था। राजा दिल की गहराइयों से उसका सम्मान करता था। इस प्रकार सिंहली अनुश्रुतियों पर आधारित अशोक द्वारा 99 भाइयों की हत्या की बात को पुरातात्विक और साहित्यिक सबूत खारिज करते हैं। शायद इसीलिए इतिहासकारों ने संभावना व्यक्त की है कि बौद्ध लेखकों ने अपने धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अशोक के आरंभिक जीवन के विषय में ऐसी अनर्गल बातें गढ़ी हों, ताकि बौद्ध धर्म की महिमा को और भी महिमामंडित किया जा सके। इस बात में कोई शक नहीं कि अशोक के और भी भाई थे। उत्तराधिकार की लड़ाई भी असंभव नहीं है, मगर 99 भाइयों की हत्या की बात कहावती लगती है। ये गद्दी के लिए हुए कठिन संघर्ष का द्योतक हो सकती है। अशोक का मूल नाम। उनके शिलालेखों में उनका नाम अशोक मिलता है। अशोक का संस्कृत रूप अशोक है। पहली बार रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक का प्रयोग है कि इस अशोक का नाम अशोक मौर्य मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख 2री सदी का है। जूनागढ़ अभिलेख में लिखा है कि सुदर्शन तालाब मौर्य नरेश चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने बनवाया था। अशोक मौर्य के लिए यवनराज तुषास्प ने उसे बड़ी बड़ी नालियों से युक्त किया था। पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है, जो बाद में लिखे गए हैं। अशोक के खुद के शिलालेखों में मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उडेगोलम में उनका नाम अशोक लिखा मिलता है। इसलिए ये बात एकदम शीशे की तरह साफ है कि उनका असली नाम अशोक था। भारत के पुराने इतिहास में आखिरी बार अशोक का नाम कुमार देवी के सारनाथ अभिलेख में मिलता है। ये अभिलेख 12वीं सदी का है। इसे गहड़वाल वंश की रानी ने लिखवाया है। इस पर अशोक का नाम धर्माशोक लिखा है। अशोक चूंकि धम्ममार्गी थे, सो उन्हें धर्माशोक कहा गया है। गद्दी पर बैठने के बाद अशोक ने सिर्फ एक युद्ध किए, जो कलिंग युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। कलिंग युद्ध को लेकर भारतीय साहित्य में अनेक काव्य और नाटक रचे गए हैं। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, कई लाख बर्बाद हुए और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। ये आंकड़े खुद अशोक के शिलालेख से लिए गए हैं। रामशरण शर्मा ने लिखा है कि ये आंकड़े अतिशयोक्तिपूर्ण हैं, कारण कि अशोक के अभिलेखों में शतसहस्त्र शब्द का प्रयोग कहावती तौर पर किया गया है। जो भी हो, इससे प्रतीत होता है कि इस युद्ध में हुए भारी नरसंहार से अशोक का हृदय दहल गया। युद्ध की इस भीषणता का अशोक पर गंभीर प्रभाव हुआ और उन्होंने युद्ध की नीति को त्याग दिए तथा रण विजय की जगह पर धम्म विजय को अपनाए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य और पिता बिंदुसार थे। अशोक के टर चंद्रगुप्त मौर्य ने आज से कोई 2300 साल पहले पश्चिमोत्तर भारत की उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त कर लिए थे, जिसको छूने के लिए आधुनिक काल में अंग्रेज व्यर्थ की आहें भरते रहे। बिंदुसार ने इस महान साम्राज्य को बचाए रखा। अशोक ने उसे और विस्तार दिए। अशोक ने 14वें शिलालेख में स्वयं कहा है कि मेरा साम्राज्य सुविस्तृत, महालके ही विजित है।
अशोक के साम्राज्य की सीमाएं कहां से कहां तक विस्तृत थी, इसका पता हमें विभिन्न स्थानों से प्राप्त उनके ही अभिलेखों से चलता है। दूसरे किसी सबूत की जरूरत नहीं है। अशोक का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश से पूरब में बंगाल तक तथा उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण के मैसूर तक विस्तृत था। कलिंग और सौराष्ट्र पर भी उनका अधिकार था। प्राचीन भारत का कोई सम्राट इतने विस्तृत भूखंड का स्वामी नहीं था। जिस दार्शनिक और दर्शन की खोज में सम्राट अशोक के पिता यूनान तक अपनी आंखें गड़ाए हुए थे, अशोक की आंखों ने वो दार्शनिक और दर्शन यहीं भारत में ही खोज निकाले। उन्होंने गंगा घाटी के धम्म को उठाकर विश्व धम्म का रूप दे डाले। लेनिन ने राजनीति में मार्क्स के सिद्धांतों को लागू किए और अशोक ने राजनीति में बुद्ध के सिद्धांतों को लागू किए, और इस सिद्धांत पर चलकर वे दुनिया में वो मुकाम हासिल किए जो कम ही सम्राटों को नसीब हुए। सच में अशोक द ग्रेट साम्राज्य विस्तार के सैनिक सम्राट थे, तो युद्ध की विभीषिका से आहत संवेदनशील और दुखी मनुष्य भी थे। रमेश चंद्र मजूमदार ने लिखा है कि साम्राज्य उठते गिरते रहे हैं, लेकिन अशोक के माध्यम से भारत की नैतिक विजय को जो गौरव प्राप्त हुआ है, उसकी दीप्ति 2000 साल से अधिक समय बीत जाने पर भी धुंधली नहीं हुई है। आगे और भी सम्राट अशोक के बारे में जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।